फिलहाल गंगारामपुर में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मंच पर हैं, सुनिए। भाषा बोली पहनावे का अपमान करती है और राम नाम के साथ तो उनकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि रामधनु में राम होने के कारण उसको बदलकर रामधेनु कर देती है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी मत मजहब का हो, उसको पीढ़ियों से रामधनु से कोई समस्या नहीं रही। लेकिन दीदी ने अपने वोट बैंक के लिए इस पर भी राजनीति का प्रयास किया। भाई और बहनों, दीदी की इस दुर्भावना का, तुष्टीकरण की दुर्नीति का ही परिणाम है कि दिनाजपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र विकास के हर पैमाने पर पीछे रह गया। तुष्टीकरण से विकास नहीं होता, बल्कि दीदी जैसे लोग तुष्टीकरण के नाम पर विश्वासघात बनाते हैं। तुष्टीकरण से सड़क, स्कूल कॉलेज, शिल्प, चाकरी ये सब नहीं मिलता है। यहाँ की संकरी और गड्ढे वाली सड़कें, अस्पतालों का अभाव, सिंचाई का अभाव, ये सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथियों, दीदी को कभी आपके विकास की, इस क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं रही। यहाँ जहरीले पानी से हर जाति, हर मजहब को, हर परिवार, हर मजहब को मानने वाला परिवार प्रभावित है। मासूम बच्चे गंदा पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन दीदी राजनीतिक विरोध के लिए केंद्र की हर घर जल योजना में भी रोड़े अटकाती है। यहाँ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की बातें तो बहुत की, लेकिन स्थिति क्या है ये आप अनुभव कर रहे हैं। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश भर के अस्पतालों में देना चाहती है। लेकिन दीदी को ये भी मंजूर नहीं है। साथियों, यही स्थिति यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ के हस्तशिल्प, यहाँ के बुनकरों को, यहाँ के मुख शिल्प, इनकी भी कभी दीदी ने सूद तक नहीं ली। बीजेपी के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े स्रोत है। लेकिन टीएमसी के तोलाबाज किसी को नहीं छोड़ते। बीते 10 सालों में दीदी की सरकार ने पुराने शिल्प में ताला लगाने और युवाओं के पलायन को ही बढ़ावा दिया है। साथियों, जहां तुष्टीकरण होता है, वहां अभाव होता है, भेदभाव होता है, आशा आकांक्षाओं का दमन होता है। दीदी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के हर युवा बेटे बेटी की आकांक्षाओं का दमन किया। दीदी ने भाइपों की आकांक्षाओं के लिए, भाइपों की कैरियर के लिए बंगाल के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। आज जब हम बड़े बड़े प्लॉट की बात सुनते हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात सुनते हैं, हर महीने करोड़ों रुपयों की काली कमाई की बात सुनते हैं, तो पता चलता है कि दीदी ने किस तरह अपना सारा ध्यान भाईपो के ही विकास पर लगाया। जिस नेतृत्व में इतना अधिक स्वार्थ हो, वो सामान्य प्रतिभाओं से न्याय कैसे कर सकता है? भाई और बहनों, जब इस दुर्नीति के विरुद्ध में मैं सवाल उठाता हूं, आपके लिए अगर मैं सवाल उठाता हूं, बंगाल के नौजवानों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल की माताओं बहनों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल में कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठाता हूं, तो दीदी क्या करती है? जवाब नहीं देती है, मुझको गाली देती है। कहती है मोदी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाएगी। अरे दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपने बंगाल की गरीब जनता को लूटने वाले तोलाबाजों के कान मरोड़े होते अपने सबसे प्रिय भाईपो से उठक बैठक करवाई, तो आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते दीदी। ये आपका विदाई समारोह है। देखो साथियों, आज हालत ये है कि दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली दिए बिना ना शुरू होती है और ना ही खत्म होती है। और दीदी क्या क्या बोल रही है, उन्होंने सिर्फ इस चुनाव में कैसे गाली दी है, ये मैं आज बंगाल के लोगों के सामने, देशवासियों के सामने और अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वालों के सामने भी दोहराना चाहता हूं। 19 मार्च को दीदी ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला बताया। 24 मार्च को दीदी ने कहा देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री सिंडिकेट से जुड़ा है। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहां के लोग संस्कारी हैं, यहां के लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, इसलिए उस बात को बोलने से पहले मैं बंगाल की महान परंपरा, बंगाल की महान जाति, उनकी माफी मांग करके फिर मैं बोलता हूं। दीदी ने मुझे जो गाली दी, मैं उसे मजबूरी में दोहरा रहा हूं। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, दीदी, ओ दीदी। दीदी ने क्या कहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा तुम साला खुनी का राजा, खुनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। ये भाषा
26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखिए, बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। दीदी की सरकार ने गुंडागिर्दी को, दादागिरी को, मस्तानगिरी को जिस प्रकार पार्टी की विचारधारा बनाया है, वो नारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। स्कूल टीचर बहन स्मृति कांता दास और उनके परिवार के साथ टीएमसी के गुंडों ने क्या किया, ये जुल्म कोई भुला नहीं सके। बहनों बेटियों को यहां कितने जघन्य अपराध झेलने पड़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दीदी को बहन बेटियों की ये तकलीफ नहीं दिखती। साथियों, बीजेपी हर बहन बेटी, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय की हो, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान और सबको अवसर देने के लिए काम करती है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर बीजेपी ने लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इस वजह से लाखों मुस्लिम बहन बेटियां आज बीजेपी के साथ खुल करके भी आने लगी है और जब वोट देने जाती है तो चुपचाप कमल पर बटन दबा करके आती है। बीजेपी पर यही स्नेह मैं पूरे पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, दिनाजपुर का कटारी भोग चाल और तुलाई पुंजी चाल यहां की शान है। लेकिन दीदी के राज में धान उगाने वाला कृषक मंडी के लिए परेशान, भंडारण के लिए परेशान, कोल्ड स्टोरेज के परेशान और सिंडिकेट से, बिचौलिए से, तोलाबाजों से, उनसे भी परेशान है। इतनी नदियों के बावजूद यहां पर किसान को सिंचाई के लिए कृषक पंपों पर निर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे गंगारामपुर से। एक बार फिर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए। वक्त यहां पर एक और ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।